गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो आज हम लोग एनिमल किंगडम का फर्स्ट फाइलम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा दिया हुआ है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट फाइलम है वो पोरीफेरा है। तो थोड़ा हमने छोटा छोटा लिखा क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है, तो इसलिए हमने थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ। तो आप हाई रेजोल्यूशन पे ले जा करके अगर इस चीज़ों को देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा ये सब चीज़ें। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, फाइलम पोरीफेरा। क्लियर? फाइलम पोरीफेरा, देखिए एनिमल किंगडम में किसी भी फाइलम को जो नेमिंग दी गई है कि आपके फाइलम का नाम ये है, तो उस फाइलम के नेम के पीछे रीजन है। और रीजन क्या है कि उस फाइलम में आने वाले जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स का जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के कारण ही उस फाइलम का नेमिंग की गई है। तो ऐसे यहाँ पर जो फर्स्ट फाइलम है वो पोरीफेरा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि फाइलम पोरीफेरा, पोरीफेरा मीन्स होता है पोर बियरिंग एनिमल। पोरी मीन्स होता है पोर और फेरा मीन्स होता है बियरिंग करने वाला, यानी धारण करने वाला। यानी ऐसे एनिमल्स पूरे एनिमल किंगडम में ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में पोर्स होते हैं, छेद ही छेद होते हैं, यानी छेदी लाल होते हैं। हम हमेशा इस फाइलम को छेदी लाल के नाम से कहते हैं क्योंकि इनके बॉडी में पोर्स ही पोर्स होते हैं, इसलिए इस फाइलम का नाम पोरीफेरा रखा गया। पोरी मीन्स पोर और फेरा मीन्स बियरिंग होता है। और इसमें मोस्टली आपके स्पंजेस आते हैं। क्लियर? अब जनरल कैरेक्टर्स इन लोग के देख लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी केवल बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, जनरल कैरेक्टर्स ही है, फिर भी काम भर का है। तो चलिए देखते हैं जनरल कैरेक्टर में। जनरली मैरीन, ये ज्यादातर समुद्र के पानी में रहते हैं। एसिमेट्रिकल, हमने आपको बताया था कि जो सिमेट्री है वो 3 टाइप से होती है, एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्री। तो ये 3 टाइप्स ऑफ सिमेट्री हमने आपको बताया हुआ था। तो जिनको आप किसी भी कहीं से किसी भी एंगल से काटने का प्रयास करिए, वो कहीं से न कटे, तो उससे बोला जाता है एसिमेट्रिकल। और कहीं से भी काटने का प्रयास करिए, अगर वो 2 बराबर भाग इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड हो गए तो रेडियल। और किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से अगर केवल काटा जा सकता है उनको 2 इक्वल हाफ पार्ट में, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाइलेटरल, जैसे हम लोगों में। क्लियर? तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये एसिमेट्रिकल होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैरीन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों मैरीन है भाई? जब लाइफ की ओरिजिन ही समुद्र में हुई है, तो स्टार्टिंग के जो एनिमल्स हैं वो समुद्र में ही तो मिलेंगे, समुद्र के खारे पानी में ही तो मिलेंगे। लाइफ की ओरिजिन, जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र में ही हुई है। आगे देखिए, इसी को यहां हमने कर दिया है। ये जो पोरीफेरा के एनिमल्स हैं ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर हैं। प्रिमिटिव मतलब प्राथमिक, पहले। ये पहले ऐसे एनिमल्स हैं अर्थ पर जो कि मल्टीसेलुलर हैं। उसके बाद तो सब मल्टीसेलुलर ही हैं, लेकिन ये पहले मल्टीसेलुलर हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है। सॉरी, यहाँ पे सेलुलर कर लीजिएगा, यहाँ पे सेलुलर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है, यानी यहाँ पर सेल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो सेल्स मिलकर टिश्यू नहीं बना रही हैं, इसलिए इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसको हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था। तो ये सब टर्म्स आपको लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में मिलेगा, जो यहाँ पे टर्म्स यूज हो रहे हैं। तो बार बार उसका डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, आप पिछले लेक्चर में जाइए, आप वहां से चीजों को लीजिए। ठीक है? और डायरेक्टली आप पोरीफेरा पढ़ने लगेंगे तो नहीं समझ में आएगा। डायरेक्टली आप इसके बाद सिलेंट्रेट, टीनोफोर्स,
प्लेटियम मिलती है, रेस्के मिलती है, या कोई भी फाइलम पढ़ने जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये टर्म्स जब तक आप उसके नहीं समझेंगे, जिसका डिटेल आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे और आप कहेंगे सर हमको एनिमल किंगडम तो समझ में आता ही नहीं है, पहले ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर है और जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का है, यानी टिश्यू यहाँ पे नहीं है, केवल सेल्स है। ठीक है, मोर देन वन सेल्स है, इसलिए मल्टीसेलुलर है। आगे कहते हैं अगली बात, इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइलम पोरीफेरा में वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एक और सिस्टम है वाटर से रिलेटेड और वो है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और ये होता है इकाइनोडर्मिटा में। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाउंड द वाटर कैनाल सिस्टम या फिर वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो वहां दोनों ऑप्शन में रहते हैं, मतलब आपके ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन एक साथ रहते हैं, पोरीफेरा और इकाइनोडर्मिटा जानबूझ कर डालता है, क्योंकि अगर आप क्लियर नहीं है तो आप इधर का उधर कर देंगे। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की जब बात करें, तब वेस्कुलर वर्ड जब भी लगे तो इसका मतलब वो इकाइनोडर्मिटा की बात कर रहा है, और वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहे तो पोरीफेरा हो जाता है आंसर। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे जब इकाइनोडर्मिटा तब वहां पे देखेंगे। तो यहाँ पर वाटर कैनाल सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि जो वाटर है वो इंटर करता है। ये मान लीजिए स्पंज है कोई, और यहाँ पे हमने साइकॉन लिखा हुआ है, ये साइकॉन का स्ट्रक्चर है। तो वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर। अब इनके बॉडी में जो वाटर है वो इंटर करता है और माइन्यूट पोर्स के थ्रू होता है। तो ये हमने जो डॉटेड डॉटेड बनाया हुआ है बहुत सारे, ये सारे जो माइन्यूट डॉट्स हैं ये माइन्यूट पोर्स हैं, जिनको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, और इन्हीं के थ्रू वाटर क्या करता है, इसके बॉडी के अंदर जाता है। और इस बात को याद रखिएगा कि ऑस्ट्रिया का नंबर मोर होता है, यहां हमने डॉट जो बनाया, ऑस्ट्रिया का नंबर मोर होता है इन द बॉडी। और उसके बाद कहां जाएगा, बॉडी के अंदर। पानी कहां जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा। तभी तो वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लोग बना रहे हैं। तो वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो स्पंज के अंदर जा रहा है, और किसके थ्रू जा रहा है, एक माइन्यूट पोर है जो कि मोर नंबर में होती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टिया कहते हैं। ठीक है, और यहां से ऑस्टिया से सेंट्रल कैविटी में जाती है, बीच में एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है, जिसे हम लोग स्पॉन्जोसील कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कहते हैं। तो यहां देखिए लिखे सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील कहते हैं। क्लियर? और स्पॉन्जोसील में वाटर सर्कुलेट करने के बाद एक पोर्स के थ्रू बाहर हो जाता है। ये जो ऊपर की ओर है ये पोर आपको दिखा रहे हैं, वाटर यहां चला जाएगा, पहले वाटर ऑस्टिया में, उसके बाद स्पॉन्जोसील में, और उसके बाद ऑस्कुलम में। ठीक है, सबसे पहले ऑस्टिया में, दूसरे नंबर पे स्पॉन्जोसील में, और थर्ड नंबर से वाटर ऑस्कुलम से बाहर चला जाता है। तो स्पॉन्जोसील भी सिंगल हुई होती है, जो ऑस्कुलम है वो भी सिंगल होता है, लेकिन ये लार्ज पोर होता है देन ऑस्टिया। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि वाटर इंटर थ्रू द माइन्यूट पोर मोर ऑस्टिया इन द बॉडी, और कहां पर, सेंट्रल कैविटी, यानी बीच में जो कैविटी है उसमें, जिसे हम लोग स्पॉन्जोसील कह रहे हैं। और उसके बाद वाटर बाहर चलाता है, और किसके थ्रू, सिंगल लार्ज पोर, जिसे हम लोग ऑस्कुलम कहते हैं। तो ये इसके थ्रू पानी बाहर चलाएगा, यानी ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आएगा और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा। पानी अंदर जाने के बहुत सारे रास्ते, यानी बहुत सारे ऑस्टिया हैं, लेकिन निकलने के केवल एक ही रास्ते हैं। आगे चलते हैं। अब ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये हेल्प किस में करता है, ये आखिर पोरीफेरा ने अपने अंदर क्यों अडॉप्ट किया, क्यों अपने अंदर ये सिस्टम लाया? तो लाने का कारण है कि ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये फूड गैदरिंग, यानी फूड को कैप्चर करने में, फूड को इकट्ठा करने में हेल्प करता है। पानी के थ्रू जो भी पानी में छोटे छोटे एनिमल्स हैं, डैन साइकॉन, वो ऑस्टिया के थ्रू पानी के साथ, वाटर के साथ इसके बॉडी के अंदर जाते हैं,
रिस्पिरेशन भी इसी के थ्रू ये करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ये वेस्ट प्रोडक्ट भाई खाएंगे पिएंगे तो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलेगा, और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। तो ये 3 तरह से हेल्प कर रही है वाटर कैनाल सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फूड गैदरिंग में, रिस्पिरेशन में, और एक्सचेंज ऑफ वाटर वेस्ट, या हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन, ये रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कोइनोसाइट सेल पाई जाती है। स्पंजेस में एक कोइनोसाइट सेल पाई जाती है, या इसी को कॉलर सेल भी कहते हैं। तो ये कॉलर सेल्स और कोइनोसाइट ये फाइलम पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि कोइनोसाइट सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, या किस फाइलम में पाई जाती हैं, या किस एनिमल में पाई जाती हैं, तो फाइलम पोरीफेरा या स्पंजेस में पाई जाती हैं, ये और कहीं पे नहीं मिलती है कोइनोसाइट सेल्स, ठीक है। और ये कहाँ पे होती है कॉलर सेल स्पंज के अंदर, तो लाइन द स्पॉन्जोसील एंड कैनाल। ये जो कोइनोसाइट या कॉलर सेल है ये क्या करती है, लाइन करती है, किसको करती है, ये जो कैविटी, सेंट्रल कैविटी जिसे हम लोगों ने स्पॉन्जोसील कहा हुआ था, इस स्पॉन्जोसील की जो लाइनिंग है उसको ये लाइन करते हैं, यानी वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने जो आपको ये बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इनसाइड द स्पॉन्जोसील, क्लियर। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट या कॉलर सेल से, क्लियर। एक्चुअल में ये जो कोइनोसाइट सेल्स होते हैं इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो देखिए हमने ये कोइनोसाइट सेल बनाया, इसमें फ्लैजिला निकाला हुआ है, ये देखिए पॉइंटेड स्ट्रक्चर हमने इससे बाहर निकाले हुए हैं। तो ये एक फ्लैजिला है जो कोइनोसाइट सेल में प्रेजेंट होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इनमें बीटिंग होती है, सीजलेस बीटिंग, ऐसे ऐसे बीटिंग होती रहती है, जिससे कि पानी का जो बहाव है वो कंटिन्यूअस वाटर करंट बना रहता है, क्लियर, ताकि पानी आता जाता रहे, और उनका फूड गैदरिंग, रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ये सब कुछ चलता रहे और वो जिंदा रहे। अगली बात करते हैं, जब खाना खाया है तो डाइजेशन तो होना ही है, और यहाँ पे जो डाइजेशन है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम तो इनके पास है नहीं, क्योंकि सिस्टम तो उसमें बनेगा जिसमें ऑर्गन्स बनेंगे, तो यहाँ पे तो सिस्टम कोई है नहीं। तो यहाँ पे स्पेशल सेल ही होगी, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन है बेटा वो विद इन द सेल होता है, और जब सेल के अंदर डाइजेशन होता है तो इस टाइप के डाइजेशन को हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। जो डाइजेशन होता है एनिमल्स में वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंट्रासेलुलर होता है, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो इंट्रासेलुलर में क्या होता है कि जो डाइजेशन होता है वो एक स्पेशल सेल में होता है, तो हम लोग विद इन द सेल होता है तो उसे हम लोग इंट्रासेलुलर कहते हैं। जैसे अमीबा में आपने देखा हुआ था कि फूड वैक्यूल था, तो यहाँ भी फूड वैक्यूल्स होते हैं, वहां भी डाइजेशन होता है, क्लियर। तो एक स्पेशल सेल के अंदर होता है, इसलिए इनका जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर है। और यहीं पे अगर किसी एलिमेंट्री कैनाल आउटसाइड द सेल हो, आउटसाइड द सेल या एलिमेंट्री कैनाल में हो, या फिर कोई कैविटी बड़ी सी हो उसमें डाइजेशन हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, जो कि अगले फाइलम में है। एक्स्ट्रा और इंट्रा, जो सिलेंट्रेट फाइलम है उसमें एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। तो इंट्रा डाइजेशन में क्या होता है कि जो डाइजेशन होगा वो विद इन द सेल होगा, एक स्पेशल सेल होगी उसके अंदर डाइजेशन होगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है कि कोई लार्ज कैविटी होगी, लूमेन होगा, कोई एलिमेंट्री कैनाल टाइप का स्ट्रक्चर होगा, उसमें डाइजेशन होता है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं, और हम लोगों में एक्स्ट्रा सेलुलर ही डाइजेशन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। अब यहाँ पे जो बॉडी, जैसे हम लोग की जो बॉडी है
वो स्केलेटन से सपोर्ट है, यानी हड्डियों की बनी स्केलेटन से। हमने आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाया है, तो स्केलेटन सिस्टम से सपोर्ट दिया गया है, तभी हम लोग खड़े हैं, अदरवाइज केचुए की तरह रेंग रहे होते हैं। तो यहाँ भी इनको सपोर्ट दिया गया है, तो ऐसे इनके भी सपोर्ट के लिए, ताकि ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाए रखें अपना, तो स्केलेटन का काम करने के लिए स्केलेटन यहाँ पे प्रेजेंट होता है सपोर्ट के लिए इनके बॉडी को। और ये जो स्केलेटन होते हैं उनको स्पिक्यूल्स कहते हैं, और ये तो स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं। ये दो तरह के यहाँ पे स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स क्या होते हैं कि ये कैल्सीरियस या कैल्शियम के बने स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इनके बॉडी को स्केलेटन प्रोवाइड करते हैं, या फाइबरस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम लोग स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं, यानी ऐसे फाइबर जैसे रेसे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे इनके बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, स्केलेटन प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे जो स्पिक्यूल है वो कैल्शियम का बना है, और ये जो स्पॉन्जिन फाइबर है ये फाइबरस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे इनकी बॉडी ऐसे सपोर्ट में रहती है। और कुछ ऐसे स्पंज भी हैं जिनमें ये जो स्केलेटन है वो कैल्शियम या स्पॉन्जिन फाइबर के बजाय सिलिका की बनी होती है, सिलिशियस बनी होती है, यानी बालू की बनी होती है। कुछ ऐसे स्पंजेस हैं तो आपके सिलेबस में नहीं है। आगे देखिए कह रहे हैं कि जो सेक्स है बेटा नॉट सेपरेट, जो सेक्स यानी मेल और फीमेल कह रहा है, सेक्स का मतलब यहाँ बात कर रहा है मेल और फीमेल का। तो जो मेल और फीमेल हैं वो यहाँ पर सेपरेट नहीं है, और इसको दिमाग में रख लीजिएगा कि जो लोअर एनिमल्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के फाइलम्स हैं, उसमें आपको ज्यादातर यही देखने को मिलेगा कि मेल और फीमेल प्रेजेंट इन सेम बॉडी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नॉट सेपरेट। नॉट सेपरेट का मतलब क्या हो गया कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में है, और उसके लिए एक टर्म का यूज हम लोग करते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, और बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। और हम लोग तो यूनिसेक्सुअल है क्योंकि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी में है। क्लियर? तो यहाँ पे मेल और फीमेल जो है वो एक ही बॉडी के अंदर है। उसके बाद अब अगर एनिमल है, मेल और फीमेल है, तो इसका मतलब एग या ओवम जिसे हम लोग कहते हैं और स्पर्म ये तो बनेंगे ही। और चूंकि सेम बॉडी में है इसलिए सेम इंडिविजुअल ही उसको प्रोड्यूस करेगा, यानी इसमें स्पंज के अंदर मेल और फीमेल दोनों होंगे, और दोनों ही एग या ओवम और स्पर्म को प्रोड्यूस करेंगे, वही ये कह रहा है। अब यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा बेटा वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट है एसेक्सुअल और दूसरा है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होगा, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि गैमीट होगा। गैमीट यहाँ आपके एग या जिसे हम लोग ओवम भी कह सकते हैं, और स्पर्म, इनको हम लोग गैमीट कहते हैं। इन दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, लार्वा बनेगा, जाइगोट बनेगा, लार्वा बनेगा, ठीक है, और आगे चल के वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये सेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन है, ये कई बार हमने आपको बताया है कि फ्रेगमेंटेशन मीन्स क्या होता है। फ्रेगमेंट मीन्स क्या होता है? विखंडन, टूट जाना। यानी क्या हो सकता है कि जैसे कि ये कोई स्पंज है, कोई इसका पार्ट टूट करके इससे अलग हो सकता है, और अलग हो करके न्यू स्पंज का फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी इसमें होती है। क्लियर? तो फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन था। तो रिप्रोडक्शन आप लोग जानते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल होता तो 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक वेजिटेटिव होता है, तो वो सब अभी डिटेल में आप लोगों में नहीं है, तो इंटर के लेवल में यहाँ पर केवल एसेक्सुअल और सेक्सुअल की ही बात की गई है। फर्टिलाइजेशन और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली प्लांटों में देखने को मिलता है, प्लांट किंगडम में। फर्टिलाइजेशन की बात करें बेटा, जब स्पर्म और ओवम है, एग और स्पर्म, तो फर्टिलाइजेशन तो होगा ही। और चूंकि सेम बॉडी में बन रहे हैं
तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? अंदर ही होगा, यही स्पर्म निकलेगा, यही ओवम आएगा, फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया। कहाँ पे देखिए मैंने लिखा स्पॉन्जोसील में। जब इंटरनल बोला तो इंटरनल कहाँ पे जगह है? स्पॉन्जोसील में। तो वहीं पे स्पर्म और ओवम का मिलन होगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट बनाएगा। अब जाइगोट बनाने के बाद जो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो इनडायरेक्टली, दूसरा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली में क्या होता है कि जो जाइगोट के बाद स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पहले लार्वा बनाएगा, लार्वा जिससे एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और बाद में वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन हम लोगों में कैसे होता है? डायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट होता है, यानी सीधे जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनने के बाद बच्चा सीधे एडल्ट में कन्वर्ट होता है। यानी मोस्टली नो मॉर्फोलॉजिकल चेंज। जब बच्चा पैदा होता है या बच्चा पेट पे माँ के रहता है तो उसके भी उतने ही हाथ पैर उंगलियां आंख नाक कान होते हैं जितने कि आज हम लोग बड़े हो गए हैं उतना ही, तो कोई मॉर्फोलॉजिकल चेंज नहीं होता है। तो इस टाइप के डेवलपमेंट यानी जाइगोट डायरेक्टली जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए, बच्चा बना लगे, तो उसे हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन अगर किसी के डेवलपमेंट में जाइगोट के बाद लार्वा बन रहा है और लार्वा के बाद वो एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा, तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग इनडायरेक्टली डेवलपमेंट कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो स्टार्टिंग के फाइलम्स हैं उसमें जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट ही होता है। तो ये जो है ये इसमें नहीं, ये तो हमने केवल बताने के लिए आपको बता दिया कि जो डेवलपमेंट है वो दो तरीके से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होता है। तो यहाँ पर इस फाइल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्योंकि यहाँ पर लार्वल स्टेज और उसके बाद एडल्ट बनता है। और जो लार्वा और एडल्ट है उसमें चेंज होता है, यानी आप लार्वा और एडल्ट की स्ट्रक्चर को अगर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट, यानी जो लार्वा है उसको आप एडल्ट से कंपैरिजन करेंगे तो आसानी से आप पहचान सकते हैं कि ये लार्वा है और ये एडल्ट है। क्लियर? आगे चलते हैं, एग्जाम्पल आ जाते हैं। इस फाइलम के जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल है साइकॉन, जैसे हम लोग स्काइफा भी कहते हैं। ये आपके डायग्राम जो ये यही आपका है डायग्राम ए, एनसीईआरटी में बना हुआ है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है यू स्पंजिया, जिसे हम लोग बाथ स्पंज भी कहते हैं। बाथ स्पंज इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले के समय में जब लोग नहाया करते थे तो मैल और साबुन वोन तो मिलता उतना नहीं था उतना, ठीक है, तो वो क्या करते अपने बॉडी में जो मैल होती थी उसको छुड़ाने के लिए वो यही जो डेड स्पंज होते थे उसी को यूज करते थे मैल छुड़ाने के लिए, ऐसे रगड़ रगड़ के। अब तो फाइबर का आता है, मतलब इतना तेज रगड़ दीजिए कि चमड़ी उमड़ी लेकर निकल जाए। तो और बहुत लोग तो नहाते भी नहीं हैं। धीरज नहाए हो आज? पता नहीं, काफी लोग का तो ठंडी से ही है। ठीक, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं इसलिए क्योंकि इसका यूज पहले मैल छुड़ाने के लिए किया जाता था नहाते के समय, जब हम लोग नहाते थे, ठीक है, पुराने लोग। और तीसरा एग्जांपल है स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आपने जनरली देख लिया होगा कि पूरी फेरा मोस्टली मैरीन होते हैं, समुद्र में रहते हैं। तो ये सब जितने भी हैं और भी बहुत सारे हैं जो कि मोस्टली पूरी फेरा के जो एनिमल्स हैं वो समुद्र में ही रहते हैं। लेकिन ये जो स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर में रहता है। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है ABC, तीनों को डायग्राम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमने तो एक बना दिया, मेरे पास जगह नहीं है, तो आप एनसीईआरटी के वो सभी डायग्राम देख लीजिएगा कि कौन साइकॉन है, कौन स्पॉन्जिला है, कौन यू स्पंजिला है, ठीक है। तो साइकॉन का स्काइफा सेकेंड नेम है। यू स्पंजिया को हम लोग बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि नहाने में इसका पहले प्रयोग किया जाता था मैल छुड़ाने में। और स्पॉन्जिला इसलिए ये ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है
क्योंकि ये फ्रेश वाटर स्पंज है, यानी नदी तालाबों के पानी में मिलता है, मैरीन समुद्र के पानी में नहीं मिलता। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आपकी सदा जय हो, विजय हो। जय हिंद।